नमस्कार मित्रों, केमिस्ट्री मित्रा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए यूनिट के साथ शुरू कर रहे हैं। वो है पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। हम पहले देखते हैं सरफेस केमिस्ट्री है क्या। इसके बारे में ये बोर्ड क्लास में अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अंदर ये 4 रंग का है और इसके बारे में अपन बात करेंगे। सामान्य परिचय इसका ये है कि पृष्ठ के जो भी कोई भी अपने ठोस हो, ठोसों के पृष्ठ के ऊपर या किसी भी पदार्थ के पृष्ठ के ऊपर होने वाली घटनाओं के बारे में, रासायनिक घटनाएं होती हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, उस घटनाओं के अंदर किस प्रकार से कोई अधिशोषण अवशोषण इस प्रकार की कई अपने पद्धतियाँ होती हैं उनके बारे में। ठीक है, कई किस प्रकार से मतलब जितने भी प्रकार कणों के जो पृष्ठ होता है, कणों का पृष्ठ के ऊपर जो भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में इस पाठ के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। पहला आपका आता है इसके अंदर, इसकी सामान्य परिचय इसके अंदर है रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस पदार्थ की पृष्ठ से संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसके पृष्ठीय रासायनिक सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें सरफेस के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको अपन क्या बोलेंगे, सरफेस केमिस्ट्री बोलेंगे। अब अधिशोषण सबसे पहला इसकी घटना अधिशोषण है। अधिशोषण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अधिशोषण जब पदार्थ ठोस के संपर्क में दूसरे पदार्थ को लाया जाता है, जब कोई पदार्थ है ठोस है उसके संपर्क में दूसरा पदार्थ कोई गैस है या द्रव लाया जाता है, तो वो पदार्थ है जो ठोस पदार्थ उसकी पृष्ठ होती है, उसकी सतह होती है, सतह के द्वारा जो अंतर आणविक आकर्षण बल द्वारा क्या करते हैं उस दूसरे पदार्थ को उसके ऊपर जमा कर दिया जाता है और इस पदार्थ को जमा करने की घटना को अपन क्या बोलेंगे, अधिशोषण बोलेंगे। अब इसके ऊपर क्या है, ये दो प्रकार के इसमें जो पार्ट होते हैं, एक होता है अधिशोषक और एक होता है अधिशोष्य। जो ठोस पदार्थ हमने लिया जिसकी सतह पर अपने दूसरा पदार्थ जमा हुआ है, भाई जो सतह ली है हमने, जो सतह वाला पदार्थ है उस पदार्थ को तो अपन बोलेंगे अधिशोषक, मतलब इस दूसरे को शोषित करने वाला, मतलब उसको अवशोषित करने वाला। ठीक है, जबकि दूसरा पदार्थ होता है वो होता है अधिशोष्य, जो उसके ऊपर जमा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, अधिशोष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिशोष्य बोलते हैं मित्रों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन। इसमें अधिशोष्य पहले आता है। अधिशोष्य के बारे में, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थों के पृष्ठ पर, ठीक है, दूसरे पदार्थ उनकी पृष्ठ पर क्या होते हैं, जमा होते हैं, उन्हें अपन क्या बोल देंगे, अधिशोष्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिशोष्य बोलेंगे। ठीक है, और अधिशोष्य सामान्य जो अधिशोष्य होते हैं सामान्य क्या होती है, गैसें ही होती है। ठीक है, सामान्यतः इसी कौन से होते हैं, गैस ही होते हैं। और उसके बाद जैसे कि सारकोल पर गैस का अधिशोषण, ठीक है, सारकोल होता है उसके ऊपर गैस का अधिशोषण होता है, तो सारकोल एक क्या अधिशोषक है, सारकोल कौन है, अधिशोषक जो ठोस है। ठीक है, तो अपन देखेंगे अधिशोषक वह पदार्थ जिसकी पृष्ठ पर अन्य पदार्थ अधिशोषित होता है। ठीक है, अधिशोषक कौन सा होता है, सारकोल अधिशोषक है। दूसरा गैस जिसके ऊपर अधिशोषित होती है, गैस जिसके ऊपर जमती है ना, उसको, जैसे बोतल है पानी की, ठीक है, उस पानी की बोतल ये ठोस है, पानी की बोतल की सतह कैसी होती है, ठोस और सॉलिड होती है। ठंडे पानी की बोतल लेते हैं अपन, वो बाहर रख लेते हैं, तो बाहर की जो वायुमंडल के अंदर जल वाष्प है वो गैसीय अवस्था में होती है, वो उस पानी की बोतल के ऊपर अधिशोषित हो जाती है। ठीक है, पानी की बोतल क्या, उसके ऊपर क्या हो जाती है, अधिशोषित वो जल हो जाता है, जो वाष्प होती है उसके ऊपर अधिशोषित हो जाती है। जो जल की वाष्प है उस वाष्प को अपन क्या बोलेंगे, अधिशोष्य बोलेंगे, और उस बोतल को अपन क्या बोलेंगे, अधिशोषक बोलेंगे। मतलब वो उसका क्या कर रहा है, अवशोषण हो रहा है, जिसके ऊपर वो जमा हो रही है वो कौन है, जल वाष्प है, और जिसके ऊपर जमा हो रही है वो कौन, बोतल है, और जो जमा हो रही है वो कौन है, जल वाष्प है, जो गैसीय अवस्था में। ठीक है, और जो मतलब जिसके ऊपर जमा हो रही है कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। ठीक है, अब अधिशोषक वह पदार्थ जिसकी पृष्ठ पर अन्य पदार्थ अधिशोषित होते हैं, अर्थात वह पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, वो घटना होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, अधिशोषक कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है। तो विद्यार्थियों, इसमें आगे है अधिशोषक सामान्य ठोस होते हैं, अधिशोषक ठोस होता है, मैंने पहले बोल दिया, जैसे चारकोल ठोस है, और तो ये कौन है, अधिशोषक है, और गैस क्या है, अधिशोष्य है। ठीक है, अब है अधिशोषण के प्रकार। अब अधिशोषण के प्रकार किसके आधार पर दिए, दो प्रकार के मैंने बस बांट रखे हैं अपने। तो इसमें दो प्रकार के क्या है, पहला तो पार्ट है, मतलब किसके आधार पे, ये आधार है अपने अधिशोषक व अधिशोष्य की मात्रा के आधार पर, मतलब किसी पदार्थ के ऊपर दूसरा जो पदार्थ है कितना जमा हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर अपन अध्ययन करेंगे कि उसके पदार्थ की ग्रहण करने की क्षमता, और उसके आधार पर अपन उसके बारे में उनको दो बार हम बांट रहे हैं, एक तो ऋणात्मक एक धनात्मक। अब धनात्मक क्या है, वह पदार्थ अधिशोषण जिसमें अधिशोषक की पृष्ठ पर अधिशोष्य की सांद्रता उच्च होती है,
उसके पृष्ठ होती है उसके ऊपर सांद्रता बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको अपन अधिशोष्य की सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, धनात्मक अधिशोषण बोलेंगे। ठीक है। और दूसरा है आपका ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या है, वह अधिशोषण जिसमें अधिशोष्य की पृष्ठ पर अधिशोष्य की सांद्रता कम होती है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण बोलेंगे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन अधिशोषण के गुण। आगे अपनी घटना आती है अधिशोषण के गुणों की। ठीक है। गुण क्या है, पहला है कि अधिशोषण क्या होता है बेटा, ये मैं आपको एक महत्वपूर्ण रूप से कहता हूँ कि अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। ठीक है। मतलब ऊष्मा को उत्सर्जित करने वाला प्रक्रम, मतलब उसमें ऊष्मा निकलेगी। देखो क्या होता है, गैस होती है। गैस कैसे होती है, क्योंकि उन अणु, गैसों के अणु होते, गैस कैसे बनती है कि उनके कणों के पास ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। तो ऊर्जा ज़्यादा जाती है, जैसे कि ये कण है कई सारे, ठीक है, ये कण इनके पास बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। ये कण यहाँ से हट के क्या हो जाएंगे, ये यहाँ से हट जाएंगे, और यहाँ से हटके ये कैसे हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर क्यों हो जाएंगे, इनके पास वो एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। अरे भाई एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो दूर दूर हो जाएंगे। पहले पूरा परिवार साथ में रहता है, जैसे जैसे सब बड़े होते हैं उनके पास वो ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से ये भी क्या है, जब इनके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है तो ये क्या कर देते हैं, दूर दूर भागते हैं, तो गैस के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऊर्जा की कमी होती है तो ये नज़दीक नज़दीक आते हैं, तो किस अवस्था में परिवर्तित, गैस या ठोस के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। तो अधिशोषण में क्या होता है, कण, गैस जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में होती है, और वो पृष्ठ के ऊपर जमा होती है, तो कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में बदल जाती है। भाई गैस अवस्था में, गैस से कौन सी अवस्था, द्रव या ठोस अवस्था में बदलती है। तो ऐसी अवस्था में बदलती है तो उनके कणों में ऊर्जा में कमी आई है, उनके कणों की ऊर्जा में कमी आई है, तब तो वो नज़दीक नज़दीक आ पाए। तो कणों में ऊर्जा की कमी है तो ऊर्जा कहाँ गई है, ऊर्जा उत्सर्जित हुई है। ऊर्जा क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा, कौन सा प्रक्रम हुआ अधिशोषण, ये प्रकार से ऊष्मा से भी प्रक्रम है। ठीक है। और क्योंकि इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल के दौरान अधिशोष्य के अधिशोषित होने पर ऊष्मा उत्सर्जन होना है। ठीक है। इसमें ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होने की वजह से ही इस प्रकार की घटना होती है। अतः अधिशोषण में एंथैल्पी परिवर्तन से संबंधित जो चिन्ह लगाएंगे या मार्क करेंगे, वो कैसा करेंगे, नेगेटिव करेंगे। कैसा करेंगे, नेगेटिव मार्क लगाएंगे। ठीक है। जैसे कि डेल है, मतलब जो ऊष्मा परिवर्तन ये लगाया, कैसा चिन्ह लगाया, ये ऊष्मा परिवर्तन नेगेटिव चिन्ह लगाया। ठीक है। आगे है आपका अधिशोषण प्रक्रम सवत प्रक्रम होता है, मतलब अपने आप होने वाला प्रक्रम होता है। अतः अधिशोषण मतलब इसमें भाई जो परिवर्तन, अब कोई इसमें अपन कोई बाहर से कोई ऊर्जा थोड़ी लगाते हैं, वो तो अपने आप होता है, परिवर्तन है। ठीक, अपने आप होने वाला जो प्रक्रम है, ठीक, सवत होने वाला प्रक्रम है। ठीक है। तो इसमें जो मुक्त ऊर्जा होगी वो संबंधित चिन्ह होगा, वो भी कैसा होगा, ऋणावेशित होगा। ठीक है। जो सवत होने वाले प्रक्रम होते हैं उसमें गिब्स ऊर्जा होती है, वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ये नेगेटिव। ठीक। उसके बाद अपन बात करेंगे आगे अधिशोषण के दौरान गैसों की अव्यवस्था। देखो पहले गैस क्या होते हैं, गैस के कण अव्यवस्थित होते हैं और बाद में अधिशोषित होते हैं। अधिशोष्य के ऊपर अधिशोषित होता है तो उनके कण क्या होते हैं, व्यवस्थित तरीके से सेट होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होते हैं। भाई व्यवस्था होती है वो गैस के अंदर अव्यवस्थित कण होते हैं, जबकि जल के अंदर थोड़े व्यवस्थित होते हैं और ठोस के अंदर बहुत व्यवस्थित होते हैं। तो इनकी व्यवस्था में अव्यवस्था क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। तो व्यवस्था में व्यवस्थित होंगे तो उनमें एंट्रोपी में, ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। और ऊर्जा में कमी आने की वजह से इसमें एंट्रोपी परिवर्तन होगा, वो भी कैसा होगा, ऋणावेशित होगा, नेगेटिव होगा। मतलब ऊष्मा में क्या होगा, निष्कासन होगा। ठीक है। उसके बाद है अधिशोषण तब तक होता रहेगा जब तक अधिशोषण की दर व विशोषण की दर क्या हो जाती है, बराबर नहीं हो जाती। अब बात आती है सर अधिशोषण तब तक होगा तब तक विशोषण, अधिशोषण की दर बराबर नहीं हो जाती। विशोषण, व्हाट इज विशोषण, विशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है, अधिशोषण है मतलब दो जो ठोस की परस्ट है उसके ऊपर गैस का जमना, गैस का इकट्ठा होना। अब विशोषण क्या है, उसकी घेंट का, गैस का वहाँ ठोस की परत से गैस का हटना। ठीक है। जब वहाँ से द्रव जो गैस है वो ठोस के ऊपर तब तक जमती रहेगी तब तक वो दूसरी जमी हुई जो गैस है वो उड़ नहीं जाती, मतलब वो वहाँ से हटती नहीं है, मतलब वो दोनों साम्य अवस्था में नहीं आ जाते, तब तक वो प्रक्रम क्या होता रहेगा, मतलब अधिशोषण का प्रक्रम चलता रहेगा। विशोषण किसे कहते हैं, वह प्रक्रम अधिशोषण के विपरीत होता है। ठीक है। वो विशोषण कहलाता है। मतलब अधिशोषण क्या होता है, उसके ऊपर जमा होता है, और विशोषण क्या होता है, उसके हटता है। जैसे कि लिखा पदार्थ में अधिशोषण की पृष्ठ पर जमा अधिशोष्य पदार्थों का हटना अभिशोषण कहलाता है। ठीक है। अब आगे क्या है, अवशोषण। अधिशोषण हुआ, विशोषण हुआ, अधिशोषण के गुण हुए। ठीक है। अधिशोषण में अधिशोष्य, पहला क्या हुआ अधिशोषण में, अधिशोषण किसे कहते हैं। उसके बाद वो कितना उसमें कैसे होता है अधिशोषण, एक तो होता है अधिशोषण में अधिशोषक होता है, एक अधिशोष्य होता है। अधिशोषक ठोस होता है, अधिशोष्य गैस होता है। उसके बाद अधिशोषण के प्रकार, किसके आधार पर, अधिशोष्य और अधिशोषक के आधार पर ऋणात्मक और धनात्मक। उसके बाद अधिशोषण के गुण, गुण में क्या है,
गुण में यहीं से शुरू किया हमने। अधिशोषण गुण उसके अंदर पहला एंट्रोपी परिवर्तन माइनस में, गिब्स ऊर्जा माइनस में, ठीक है। और उसमें जो एंट्रोपी परिवर्तन होता है वो डेल एस होता है, वो भी कितना होता है, ऋणावेश, ठीक है। और ये कब तक होता है, तब तक इसमें विशोषण और अधिशोषण में समय स्थापित नहीं हो जाता, ठीक। अब अवशोषण। अवशोषण क्या है, वह घटना जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की, देखो अधिशोषण क्या था, अधिशोषण में केवल उसके पृष्ठ के ऊपर जमा हो रहा था, ये पृष्ठीय घटना थी, ठीक है। जबकि अवशोषण है ये पूरे स्थूल घटना, मतलब ये पूरे के पूरे पदार्थ में होगी, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे जो अवशोषित होगा, जैसे पूरे पदार्थ के अंदर, जैसे रुई होती है, रुई को पानी के अंदर डालते हैं तो रुई पूरा जो गोसा होता है वो पूरा पानी से भीग जाता है, घी से भीग जाता है। जबकि अपन उसके अंदर पत्थर डालते हैं पानी के अंदर, ठीक है, तो पत्थर पानी के अंदर डाले, पत्थर की सतह के ऊपर पानी लगेगा, अंदर की ओर पानी नहीं लगेगा। तो बाहर जो पूरे का पूरा भीग जाता है उसको तो हम बोलते हैं अवशोषण, मतलब उसे अवशोषित कर लिया। और अधिशोषण किसे बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं केवल सतह के ऊपर जब बाहरी पदार्थ या गैस या कोई भी ठोस गैस या द्रव आके अधिशोषित हो जाता है, उसको बोलते हैं सतह पर अधिशोषण होगा। और पूरे के अंदर जो होगा वो क्या होगा, अवशोषण होगा। अब अवशोषण होता है इसमें क्या लगेगा, जिसमें पदार्थ एक दूसरे पदार्थ की सतह पर तथा पृष्ठ के भीतर समान रूप से वितरित रहता होता है, वह अवशोषण कहलाता है। जैसे कि जल वाष्प का कैल्शियम क्लोराइड द्वारा अवशोषण। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, यह सुन्ना पत्थर होता है, ठीक है। इसके अंदर अपने जो पत्थर की तरह होता है, कैल्शियम क्लोराइड पाउडर होता है, ठीक है। उसके अंदर अपने लैब के अंदर मिलेगा अपने को। तो उसको उसका जो सिस्टम होता है, तो वो पदार्थ को एक समान रूप से उसको अवशोषित करता है, और पूरे के अंदर वो समान रूप से भीग जाता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे आगे वाले पृष्ठ की, ये अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, 2018 में आया हुआ है। एक थोड़ा ध्यान रखना, जो ऊपर जो ये कब जो सभी बना रखे हैं, इसमें देखो ऊपर ये क्वेश्चन बना रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ते वक्त। यहाँ ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये वैसे ढक जाता है जब मैं ऊपर भी हटाता हूँ, जब हटता है, देखो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर सतह पर स्टार्ट ऊपर, ठीक है। ये थोड़े से आप पढ़ते वक्त ध्यान रखना, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखिए आप, तो इसमें क्या है, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। तो अधिशोषण मैंने बोला अभी कि अधिशोषण कैसा, पृष्ठीय घटना होती है, जबकि स्थूल घटना होती है, मतलब ये पूरे के अंदर समान रूप से होगी। अधिशोषण ये क्या है, पृष्ठीय घटना है। और जबकि स्थूल ये कैसी स्थूल घटना, मतलब ये पूरे के अंदर समान होगा, पूरा जो पदार्थ होगा उसके अंदर पूरे के अंदर बटेगा। और जबकि पृष्ठीय ये जो अधिशोषण घटना है, ये केवल सतह के ऊपर, मतलब उसकी सतह के ऊपर ही होगा, अंदर की तरफ ये विसरित नहीं रहेगा, ठीक है। जबकि ये पूरे के अंदर समान रूप से विसरित। इसके अंदर है, इस प्रक्रम में पदार्थ की पृष्ठ पर सांद्रता अधिक होती है, उसकी पृष्ठ होगी, मतलब उसके बाहर सतह होती है, सतह के ऊपर पदार्थ के जो बाहर जो अधिशोषक है, अधिशोषी है, उसकी सांद्रता अधिक होती है। जबकि इसमें जो होता है पृष्ठ के ऊपर और आंतरिक भित्ति में दोनों प्रकार से समान रूप से इसकी सांद्रता पाई जाती है, पृष्ठ पर और भीतर की तरफ दोनों जगह समान सांद्रता होती है। ये होने वाला प्रक्रम तीव्र गति से होता है, फटाफट निपटता है, ठीक है। जैसे कि जल वाष्प का सिलिका जेल पर अधिशोषण, और ये बहुत धीमी गति का होता है, जल्दी नहीं होता है, ठीक है। अब ये थोड़ा अंतर ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, 2020 हो गया एग्जाम 2021 के लिए, ठीक है। 2018 में आया हुआ है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप गौर करिएगा। अब शोषण। शोषण किसे कहते हैं, वह घटना जिसमें अधिशोषण व अवशोषण साथ साथ होते हैं, मतलब दोनों ही होते हैं, अधिशोषण भी होता है अवशोषण भी होता है, दोनों साथ साथ होते हैं, उसको शोषण बोलते हैं। तो आपको लंबे समय तक अपन स्थायी रूप से जल में डुबो के रखते हैं, तो उसमें अवशोषण भी होगा और अधिशोषण भी होगा, मतलब इसकी सतह के ऊपर भी सांद्रता, पहले तो सतह के ऊपर ज़्यादा सांद्रता रहेगी, उसके अंदर समान रूप से हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से दोनों ही घटना होती है, उसको अपन क्या बोल देंगे, शोषण बोलेंगे। अब अधिशोषण के प्रकार, अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, रासायनिक अधिशोषण और भौतिक अधिशोषण, ठीक है। ये कैसे बटे हुए हैं, और मध्य जो बल लगते हैं बलों के आधार पर, जैसे इसमें रासायनिक बल कार्यरत होते हैं, उसको जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा होते हैं वो अधिशोषण, उनको तो बोलते हैं रासायनिक अधिशोषण। जो भौतिक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक बलों के द्वारा संपन्न होता है, उसको बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। इसमें अभी देखते हैं अपन अधिशोषण तथा अधिशोष्य के मध्य लगने वाले बलों के आंतरिक बलों के आधार पर निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका भौतिक अधिशोषण, ठीक है, और दूसरा है आपका रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण आपके 2018 के अंदर आया हुआ, ठीक है। तो भौतिक अधिशोषण वह अधिशोषण जिसमें 2000, ये जो भौतिक वाला भी आया हुआ है, जब पहले आया हुआ है 2013 के समथिंग, ठीक है।
वह अधिशोषण जिसमें अधिशोषक तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वंटरवाल बल, मतलब इसमें वीक वंटरवाल फोर्स कार्य कार्यरत होता है, अंतः आणविक बलों के मध्य बल कार्य करता है, उसको अपन भौतिक अधिशोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिक अधिशोषण बोलते हैं। जबकि इनके मध्य रासायनिक बंध बनता है, ठीक है, भौतिक अधिशोषण, अधिशोषण जो अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य कैसे कौन से बल कार्य रहते हैं? रासायनिक बंध बनते हैं, ठीक, उसको अपन रासायनिक अधिशोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अधिशोषण बोलते हैं। अब है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण अंतर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें देखिए भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण। पहला इस अधिशोषण में देखो, पहला भौतिक में इस अधिशोषण में अधिशोषक व अधिशोष्य के मध्य जो बल कार्य करेगा वो पहले अपनी परिभाषा में आ गया, वो दुर्बल वंटरवाल। ये क्वेश्चन आया था 2013 में कि भौतिक अधिशोषण में किस प्रकार का बल कार्यरत होता है, उसमें होता है दुर्बल वंटरवाल बल कार्यरत होता है, ठीक है। और रासायनिक में इस प्रकार रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण व अधिशोष्य के मध्य रासायनिक बल कार्यरत होता है। ये 2018 के अंदर और 2013 के अंदर पूछा गया था। अब बात है दूसरा अंतर है, इस जो ये भौतिक अधिशोषण होता है इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है, रासायनिक अधिशोषण की ऊर्जा बहुत अधिक होती है, क्योंकि केमिकल जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है। और दुर्बल वंटरवाल बल होते हैं, बलों की बल में दुर्बल होंगे तो ऊर्जा भी ज़्यादा उत्सर्जित नहीं होती, ज़्यादा ऊर्जा का मान नहीं होता। इस प्रक्रम में जो ऊर्जा अपने को, इस प्रक्रम को तोड़ने के लिए या भौतिक अधिशोषण को हटाने के लिए हमें कितनी ऊर्जा लगानी पड़ी? 20 से 40 किलो कैलोरी ऊर्जा लगानी होती है। जबकि इस पर जो रासायनिक अधिशोषण को हटाने के लिए हमें 180 से 240 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें उच्च मान होता है, इसमें निम्न मान होता है। अब अधिशोषण व ये अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, मतलब भौतिक अधिशोषण होता है ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, ठीक है। और रासायनिक अधिशोषण होता है विशिष्ट प्रकृति का होता है। जैसे कि भौतिक अधिशोषण होता है, इसमें जो अधिशोष्य और अधिशोषक भाई जरूरी नहीं, निश्चित नहीं होने से यही अधिशोष्य होगा और ये अधिशोषक होगा, तो दोनों समान रूप से। जैसे ये नहीं होता कि भाई जैसे नहीं, वो एग्जांपल नहीं, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि भाई 100 को पानी के अंदर डालेंगे तो ये अधिशोषण होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 100 को घी के अंदर डालें तो अधिशोषण नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 100 को अपन पानी के अंदर डालेंगे तो भी अधिशोषण होगा और घी के अंदर डालेंगे तो भी क्या होगा? अधिशोषण होगा, ठीक है। उसमें कहीं डालेंगे तो उसमें अधिशोषण की मात्रा में कोई बंदिशी नहीं आएगी। तो इस प्रकार से वो विशिष्ट नहीं होता है। कौन? भौतिक अधिशोषण में कोई विशिष्टता नहीं होती कि भाई समान पदार्थ से ही करेगी, जबकि रासायनिक अधिशोषण में विशिष्टता होती है कि वो क्रिया उस पदार्थ के साथ ही करेगा, दूसरे पदार्थ के साथ वो क्रिया नहीं करेगा। ये आप जानते हो, रासायनिक प्रक्रम होते हैं विशिष्ट होते हैं, उसमें आपके जो क्रिया होती है विशिष्ट होती है। किस अधिशोषण के अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य क्रिया होती है वो विशिष्ट होती है, निश्चित होती है, ठीक है। वो एक दूसरे किसी अन्य के साथ इस प्रत्येक शर्तों की पालना करनी होती है, तबकि भौतिक अधिशोषण में किसी भी प्रकार की शर्त की पालना नहीं करनी होती है। अब आगे वाला, ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, मतलब ये दोनों तरफ इसको हटाया भी जा सकता है। जैसे अगर एक बार पानी के ऊपर जो बोतल है उसके ऊपर पानी जम गया, ठीक है, बाहर से, तो उसको अपन वापस गर्म करेंगे, वापस निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हटाया भी जा सकता है, परंतु रासायनिक अधिशोषण को नहीं हटाया जा सकता, ठीक है ना। ये अनुत्क्रमणीय होता है जबकि उत्क्रमणीय होता है। इस जो ये भौतिक अधिशोषण इस प्रक्रम में ताप और दाब में परिवर्तन करके उत्क्रमित किया जा सकता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है। एक दूसरे की इस गति से इधर, इधर से इधर, मतलब इस प्रकार से 2 सिनों में, इस प्रकार 2 सिन इसके मध्य लगाया जा सकता है। ताप और टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाने से इसको एक परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब उस एक बार हटाया भी जा सकता है और किया अधिशोषित किया भी जा सकता है। पदार्थ को हटाया भी जा सकता है, पदार्थ को अधिशोषित किया भी जा सकता है, जबकि इसमें इस प्रकार की घटना नहीं होती। इस प्रकार की इसमें कोई प्रकार की घटना इसमें नहीं होती, मतलब एक दूसरे रूपों में बदलना इसमें नहीं होता। आगे है ये निम्न ताप, सॉरी, इसमें जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें कोई भी प्रकार की संकीर्ण ऊर्जा का इसमें कोई योगदान नहीं। संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी क्रिया के होने के लिए न्यूनतम जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस अभिक्रिया को अपने उस न्यूनतम ऊर्जा को, जिससे हमें जो क्रियाकारक को उत्पाद बनने के लिए न्यूनतम ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? संकीर्ण ऊर्जा बोलेंगे, ठीक है। और जो भौतिक अधिशोषण होता है इसमें किसी भी प्रकार की संकीर्ण ऊर्जा का कोई काम नहीं होता, जबकि संकीर्ण ऊर्जा का रासायनिक अधिशोषण होता है इसमें संकीर्ण ऊर्जा का पूर्ण रूपेण काम होता है। अब निम्न ताप उस दाब पर अधिशोषण अधिकतम होता है, मतलब इसमें तापमान अपन कर देंगे कम और दाब कर देंगे ज़्यादा, तो मतलब दाब ज़्यादा लगाएंगे, ताप कम लगाएंगे तो अणुओं जो गैस के कण होंगे उनके अंदर
ताप कम होगा तो उसमें ऊर्जा में कमी आ जाएगी, दाब ज़्यादा होगा तो नज़दीक नज़दीक आएंगे, नज़दीक नज़दीक आने की वजह से वो सिकुड़ जाएंगे तो उसमें अधिशोषण की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, कौन से भौतिक अधिशोषण की, जबकि रासायनिक अधिशोषण में उस दाब पर अधिशोषण की दाब अधिक, दोनों ही अधिक होने चाहिए, ताप भी अधिक होना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें ताप भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और दाब की भी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें जो भौतिक अधिशोषण, इसमें समदाबी प्रक्रम होता है, इस प्रकार से होता है कि मतलब इसमें अधिशोषण की मात्रा होती है, वो ताप बढ़ाएंगे, ताप के बढ़ने के साथ साथ ये जैसे ताप बढ़ रहा है तो ताप बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसमें अधिशोषण की मात्रा में क्या आ रही, कमी हो रही है, मतलब ये घट रही है। ठीक है, और ये जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी मात्रा में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ठीक है, ये कम हो रहा है। और यदि अपन ताप को, जैसे कम ताप है तो यहाँ पे अधिशोषण की मात्रा अधिकतम है, मतलब ऐसे ये ज़्यादा इधर ऊपर ज़्यादा होगा जितना ये अधिशोषण की, ये लिखा है X/m। ठीक है, अधिशोषण की मात्रा, कणों की जो अधिशोषित होने की मात्रा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये है उस ताप, मतलब यहाँ पे ताप और दाब दोनों अधिकतम, यहाँ पे ताप भी अधिकतम है या दाब भी अधिकतम, और एक ऐसी सीमा है कि उस सीमा के बाद में रासायनिक अधिशोषण होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और कम हो जाएगा। जैसे बाद में उसके बाद में ताप अपन बढ़ाएंगे तो उसके अधिशोषण की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। इस प्रकार से दर्शाता है। इसका मतलब ये पहले तो बढ़ रहा है, पहले तो क्या हो रहा है, पहले तो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसके बाद नीचे कम आ रहा है, पहले बढ़ रहा है, मतलब इतना तो यहाँ तक ये ताप है, इस ताप के बाद ये इससे ज़्यादा और ताप दोगे तो इसके अधिशोषण में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है ना। अब अधिशोषण उष्मा, अधिशोषण उष्मा होती है एक मोल गैस होती है कि अधिशोषण में जो निकली उष्मा, अधिशोषण उष्मा कहलाती है। एक मोल गैस का अधिशोषण होता है किसी अधिशोषक के ऊपर। ठीक है, तो अधिशोषक के ऊपर जो एक मोल गैस अधिशोषक गैस है उसका अधिशोषण किसी अधिशोषक के ऊपर होता है तो उससे जो ऊर्जा का निष्कासन होता है, ऊर्जा उत्सर्जित होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, अधिशोषण उष्मा कहते हैं। ठीक है, अब आगे इतना ही अपना आज करेंगे। आगे वाला जो है वो है आपका अधिशोषण की उष्मा को प्रभावित करने वाले कारक, ये अपन कल करेंगे क्योंकि जब बाद में वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ गए। अब आप पढ़ते रहो बेटा, ये पार्ट नया पार्ट है। ठीक है, इसमें आप मेहनत करते रहो, आगे वाला अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप आए पढ़ने के लिए। जिन्होंने पूरा पढ़ा उनको धन्यवाद, जिन्होंने 20 में छोड़ दिया वो पीछे रह गए, और जिन्होंने 20 में छोड़ दिया वो मरने दो उनको। और भाई जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है वो मेरे पर्सनल नंबर पर सर नमस्ते, दूसरा और कुछ नहीं, सर नमस्ते लिख के भेजोगे तब मेरे को समझ में आएगा कि ये लोग वीडियो पूरा देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।